बाउंड हैं, यानी पूरी फिल्म में आपके जो सारे इमोशंस होंगे वो एक एंग्री यंग मैन का वॉक नहीं होगा, वो सारी चीजें नहीं रहेंगी, बल्कि अमित जी की आंखें बोलेंगी, उनकी बातें बोलेंगी, उनके शब्द रहेंगे। अब जैसा किरदार मिला है वैसे उसको निभाना पड़ेगा। विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी इनकी फिल्म है, उन्होंने इसकी पटकथा लिखी है और उसमें ये एक अपाहिज है, तो ऐसी भूमिका निभानी है, इसलिए कुर्सी पर कुछ ऐसा समझ नहीं आता जो बचा हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नया निकाल कर ले आते हैं। बा के बाद मैं नहीं निकालता हूँ, वो लोग निकाल रहे हैं, लेकिन चुनते तो आप ही को है, आप ही की तस्वीर, आप ही का अक्स उमड़ता है। भाग्यशाली हो कि इस उम्र में भी कुछ लोग चुन लेते हैं मुझे। सचमुच किसी को भी फिल्म बनाने का मौका मिलेगा, पहले हीरो की चॉइस आप ही होंगे। कोई बात नहीं। इसके अलावा एक दूसरी फिल्म आप कर रहे हैं जो है शमिताभ। जी हाँ। ये बहुत बोलचाल की भाषा में होता है, अमिताभ शमिताभ, ये उसी तरह का शमिताभ है? ये तो देखने के बाद पता चलेगा। अभी लेकिन वो पहले रिलीज होने वाली है सर। जी हाँ, वो 6 फरवरी को रिलीज हुई। लास्ट स्टेजेस में ये जी आर बाल्की, जिन्होंने मेरे साथ चीनी कम और पा फिल्म बनाई थी, इसमें धनुष हैं जो कि दक्षिण भारत से, रजनीकांत के सन इन लॉ, और अक्षरा कमल हसन की सबसे छोटी बेटी, ये उनकी पहली फिल्म है, तो हम 3 हैं इसमें। बढ़िया। और एक फिल्म आपकी आ रही है पीकू। पीकू जी। जितने भी लोग ट्विटर पर आपको फॉलो करते हैं, और सारे करते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं करता होगा, उसमें आपने जिक्र बहुत बार किया है कि आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और जब हमने देखा तो पता चला जब आप ग्रेजुएशन करके कोलकाता गए थे तो वहां पर एक बॉक्स वाला की तरह वहां पर आप काम करते थे। हालांकि हम सब चाहेंगे कि आप बांटे, क्या था वो दौर, क्या है वो सारी चीजें? वो क्योंकि इसकी शूटिंग कलकत्ते में हो रही थी, तो जितनी भी पुरानी यादें थी वो सब सामने आ रही थी। ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली से नौकरी ढूंढने गया था मैं कलकत्ता, और वहाँ पर 7 साल में रहा। तो अब तो बहुत बदल गया, लेकिन जब उन गलियों में जाते हैं तो पुरानी यादें याद आती हैं। बॉक्स वाला क्या करता है ये? मुझे तो ये बताइए बॉक्स वाला होता क्या है पहले, मुझे शब्द ही नहीं मालूम क्या होता। यही शब्द पढ़ा मैंने आपके बारे में कि आप कोलकाता में थे, शायद कोई मल्टीनेशनल कंपनी। जी नहीं, ये एजेंट ब्रिटिश एजेंसी हाउसेज होते हैं जो कि मैनेज करते हैं किसी का बिजनेस। अब उनको बॉक्स वाला कहते हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों बॉक्स वाला कहते हैं, लेकिन जी हाँ, उनके यहाँ नौकरी की थी मैंने। उनके 7 साल का वक्त। जी 7 साल। जिसके बाद अमित जी उसके बाद एक इश्तेहार निकला फिल्म फेयर और माधुरी का, माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी जो मैगजीन थी, उनका इश्तेहार निकला था कि वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं, और एक कंपटीशन था, उसमें बहुत से लोग अप्लाई करते थे। फिर उसके बाद आपको एक अवसर मिलता था जहां आप जाकर के एक स्क्रीन टेस्ट दें, अपनी एक्टिंग का नमूना दिखाया, और फिर उसके बाद अगर आप चुने गए तो आपको 5,000 रुपये मिलने वाले थे। और तकरीबन 6 बहुत ही प्रख्यात जो कि डायरेक्टर्स थे उस जमाने के, उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें फिर अप्लाई किया मैंने, और प्रिलिमिनरीज में ही फेल हो गया, तो फिर वापस आ गया। लोग अभी भी हौसला हासिल करते हैं उस चीज को सोचकर, जब भी कोई किसी चीज में फेल करता है उसे कहा जाता है अमिताभ बच्चन को भी रिजेक्ट किया गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग जाते हैं वहां और फेल हो जाते हैं, लेकिन एक बार मन लग गया, उसके बाद फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर मैं मुंबई आ गया काम ढूंढने के लिए। क्योंकि हम फ्लैशबैक में जा ही चुके हैं, इसलिए हम सुपर फ्लैशबैक में जाते हैं। जब अमित जी आज भी बाबूजी श्री हरिवंश राय बच्चन का जिक्र आता है सामने, तो हम एक अलग अमित जी को देखते हैं, एक अलग बच्चन साहब को वहां पर देखते हैं। हमने एजेंडा के लिए जब सबको आमंत्रित किया था और उसमें कहा था अमिताभ बच्चन के साथ हमारा सेशन होने वाला है, तो हमने मधुशाला का जिक्र किया था। आपकी आवाज, वो अल्फाज मिलते ही एक अजीब सा जादू, अजीब सा तिलिस्म आता है वहां। अमित जी की सबसे पसंदीदा पंक्तियां उसमें कुछ हैं जो आप बार बार पढ़ते हो, बार बार कहते हो? कुछ पंक्तियां हमारे लिए कहते हैं यहाँ पर। मुझे कुछ पंक्तियां याद है, मैं सुना दूंगा। जी हम तो यहाँ से
मैंने तो यहाँ रखा है कि उसमें मैं पलट के बोलूं, ये वाला भी सुना दीजिए। जी। मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफे उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहां सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियां हैं, और जब शुरू किया तो फिर लोगों ने उनको रुकने नहीं दिया, और पूरी 135 पंक्तियां उनको याद थी, और पूरी 135 पंक्तियां उन्होंने एक ही सिटिंग में उनको गा करके सुनाया था। उसके बाद काफी वो प्रचलित हो गई मधुशाला, और आज भी मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज के भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि उसको सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियां उसकी सुना देता हूँ। बाबूजी तो इसे गा करके सुनाया करते थे, यहाँ तो गाने लायक मैं हूं नहीं। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बाबूजी ने कभी मदिरापान नहीं किया, तो बहुत से लोग आश्चर्य होते थे कि आप शराब पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिख दिया आपने। और काफी इसका विरोध भी हुआ उस जमाने में। ऐसा विरोध हुआ कि मधुशाला जो है वो जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, इसको गुमराह कर रही है। और बात होते होते ये गांधी जी तक भी पहुंच गई, महात्मा गांधी जी के साथ। तो गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया और कहा, पढ़ो क्या लिखा है तुमने। तो उन्होंने पढ़ के सुना, उन्होंने कहा इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो बच गए बाबूजी, उन्होंने कहा। लेकिन ये बात उनको कई बार आती रहती थी कि आप पीते नहीं है तो कैसे लिखते हैं आप। तो बाबूजी ने अपने एक संस्करण में परिशिष्ट में लिखा है उन्होंने कि अचानक उनको याद आया कि वो कायस्थों के कुल में पैदा हुए थे। कायस्थ जात होती है, पता नहीं आप में से कोई हमें यहाँ पर तो कायस्थों के कुल में पैदा हुए जो कि पीने के लिए बहुत मशहूर थे और प्रसिद्ध थे। और पृथ्वीराज चौहान जब अंधे किए गए और शाहबुद्दीन गौरी के दरबार में उनको लाया गया, अंधे होकर के उनको शब्द वेदी बाण चलाने की जब बात हो रही थी, तो उस समय चंद बरदाई जो कि दरबार में थे, उनकी एक रोसो छपी थी, जिसमें एक छप्पे में उन्होंने बयान किया था कि अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए, अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए तो उनका व्यवहार कैसा होगा। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे मन से उन्होंने सोचा, अभी याद नहीं क्या था वो रासो, कि क्षत्रिय होए प्रधान खाए खंडव दिख रहा है। क्षत्रिय को अगर आप प्रधान बनाएंगे देश का तो खाएगा और खंडव यानी तलवार दिखाएगा। साहू होए प्रधान भरे घर राज थमावे। बनिया को अगर बनाएंगे आप प्रधान तो वो अपना घर भरेगा और राज किसी और को थमा देगा। और कायत होए प्रधान हो निसी रहे पियंतो, तो दिन भर जो है वो पीता रहेगा कायस्थ। तो वहां से उन्होंने लिखा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला।
और पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ पिकी थी मधुशाला। फिर मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने लिखा था, थोड़ी सी गंभीर है वो बातें, यम के ऊपर कि यम आएगा साकी लेकर हाथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर पाएगा सुरावी सुध ये मतवाला, ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। हमारे यहाँ जब मृत्यु होती है तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी लिखा है कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, तुलसी मेरे होंठ पे मत रखिएगा, प्याला रख दीजिएगा, और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, गंगा जल की जगह हाला रखिएगा, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। और मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हो हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता पर मध्य न जल हो पर हाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी थॉट था उस जमाने में। नहीं तो गुनगुना नहीं पाएंगे सर। बता देता मधुशाला। दरअसल मुझे भी, लेकिन कुछ अंश आपको देखकर भी भूल सकते हैं लोग, लेकिन सब जो यहाँ पर आपको जुबानी सुना रहे हैं कि मधुशाला याद है, लेकिन अमिताभ बच्चन के सामने जब उन पंक्तियों को सुनते हैं तब उसका एहसास दोगुना हो जाता है। दरअसल बात यही है, यही बात है। मधुशाला बहुत ही प्रचलित रही, लेकिन बाबूजी का काम जो है वो तो आप जानते हैं बहुत ही विस्तार में था। पढ़ाते थे इंग्लिश लिटरेचर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और लिखते थे हिंदी में कविता, और पीएचडी भी उन्होंने किया था कैम्ब्रिज से 1952-54 में। शायद वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कैम्ब्रिज से पीएचडी की थी। W.B. येट्स जो कि आयरिश बहुत ही प्रख्यात कवि हैं, उनके ऊपर W.B. येट्स एंड ओकल्टिज्म, येट्स ओकल्ट में बहुत मान्यता रखते थे, उसके ऊपर उन्होंने शोध किया था। और जब भी वो 2 साल में उन्होंने वो पीएचडी की, जबकि हालांकि 4 साल लगते हैं। और पीएचडी करते समय भी उन्होंने तकरीबन 200 कविताएं लिखी वहां पर, एक पूरी डायरी लिखी उन्होंने अपनी, जो कि उनकी आत्मकथा की एक हिस्सा बन गया है। 4 वॉल्यूम्स में उनकी आत्मकथा है, तो बहुत ही लेखन किया हुआ है उन्होंने। और हमारा समय उनके साथ बहुत कम गुजरा। ये अब बहुत दुख की बात होती है कि थोड़ा समय और मिलता है उनके साथ, उनके मन को समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि अब जब पढ़ता हूँ तो सब याद आती हैं। बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो कि जिनका जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से लगा हुआ है। आजकल हम देखते हैं बहुत सब
भाग दौड़ की जिंदगी लगी रहती है, सब लोग भाग दौड़ में इधर से उधर भाग रहे हैं। उसके ऊपर भी एक कविता थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये देखिए, कविता की एक बड़पन होता है जहां पर जो आप व्यक्त करना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मूवमेंट भी सुनाई दे। तो जब बाबूजी से पढ़ा करते थे तो ये दिखाना चाहते थे कि क्योंकि ये जीवन है, आपाधापी भागदौड़ मची हुई है, एक रश ऑफ लाइफ है। तो वो इसकी पहली जो पंक्ति वो इस तरह होती कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। इसमें लगता था बोल करके कि बहुत तेजी से रफ्तार से जीवन चल रहा है। तो जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया, कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जहां। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी जो भीतर भी भावों का हुआ पो मचा। यूं बाहर की ठेला पेली ही क्या कम थी जो भीतर भी भावों का हुआ पो मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी उतनी ही छोटी अपने घर की चोरी थी। जितना ही ठहरे रहने की थी अभिलाषा उतना ही रेले तेज ढकेले जाते थे। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, ये तो भागा भागी की छीना छोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान किंचन बिखराता पथ पर आया। वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको जिस पर अपना मन प्राण निछावर कराया। ये थी तकदीरी बात मुझे गुण दोष न दो। जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वह मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर। इसी तरह कविता चलती जाती है आगे। और कई कविताएं पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होती हैं। बाबूजी की कई कविताएं हैं जो बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं, चाहे वो बाट की पहचान करनी हो, संबंधों के बारे में कहा जाए। एक कविता अगर आप मेरे निवेदन पर सुना दें, इस पार प्रिय मधु है। वो लंबी है बहुत कविता, पंक्तियां कुछ हल्की फुल्की चीजें आपको सुना देता हूँ। और आपने नौकरी की बात की थी, कलकत्ते जाकर के नौकरी की। देखिए जी 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 मान्यवर, मेरे पास रात भर नहीं है। तो हमारे जमाने में मैं 1958 की बात कर रहा हूँ। घर में ऐसा वातावरण होता था कि अब लड़का स्कूलिंग हो गई, अब स्कूल के बाद कहाँ जाना चाहिए, तो हमेशा ही रहता था कि ग्रेजुएट एक बहुत बड़ी चीज होती थी, ग्रेजुएट हो जाओ यार। आजकल के नौजवान तो 5-6 साल की उम्र से बता देते हैं कि उनको क्या करना है। और यहाँ पर सब बहुत ही विख्यात और शानदार क्रिकेट के महारथी बैठे हुए हैं। इनको और कहीं ना कहीं इनके मन में आया होगा कि हम जाकर के क्रिकेट खेलेंगे, और बहुत पहले से तैयारी कर दी। हमारे जमाने में ये था कि माँ बाबू जी कहते थे ग्रेजुएट हो जाओ। तो मैंने सीनियर कैम्ब्रिज किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन किया 3-4 साल यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन उसके बाद जब नौकरी ढूंढने गए तो कहीं मिले नहीं, और एक तरह से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, क्या करें, ग्रेजुएशन हो गया, कहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम लोग साथीगण सब बैठ करके यहीं दिल्ली की कॉफी हाउस में बैठ करके कोसते थे, यार ग्रेजुएशन हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, क्या किया जाए। एक दिन एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा यार ऐसा है, गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे माता पिता की है। और गलती यह है कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया यार, दिस इज द प्रॉब्लम। पैदा किया इस वजह से आज हम लोग। मुझे लगा कि ये बहुत सही बात बोल रहा है। और जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने में गया
कभी भी उनके सामने मैंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की। मैंने कहा आज मुझे पता चल गया है कि वजह क्या है इन सब बातों की। आपने मुझे पैदा क्यों किया था? बाबूजी शांत रहे, कुछ बोले नहीं। और हम विलिंगडन क्रेसेंट में, जो कि अब उसका नाम शायद बदल गया है, मदर टेरेसा क्रेसेंट हो गया है, तीन मूर्ति के बगल में मकान था, वहाँ वो सुबह सुबह 4 बजे घूमने जाया करते थे। पीछे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, अब तो बहुत सारी एम्बेसीज बन गई वहाँ पर, पहले जंगल बियाबान होता था वहाँ। और वो 4 बजे उठ करके वो जब जाने लगे तो वो मुझे उठाते थे पढ़ने के लिए। तो एक कागज छोड़ गए बिस्तर पर, और मैं जब उठा तो मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटी सी कविता लिख करके, जो रात को मैंने उनसे कहा था, उसके उत्तर में उन्होंने ये कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि ये कविता है कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया। और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना। अमित जी, आप खुद उस ओर इस पूरी चर्चा को मोड़ कर ले गए, पुरखों तक चले गए हैं, बाप बेटे के रिश्तों पर चले गए हैं। तो आपके बाबूजी के साथ आपका रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, बाप बेटे के ये दो रिश्ते कितने अलग हैं? बाबूजी के साथ थोड़ा सा ठहराव था, भय भी था, क्योंकि वो निरंतर अपने कमरे में बैठ के लिखा करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, और ज्यादा उनसे बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तब थोड़ी बहुत उनके साथ मुलाकात होने लगी। बहुत सी ऐसे वाक्य थे उनके साथ जो हमने साथ में बिताए, बहुत सी गुण उनके थे जो स्कूल में जब मैं पढ़ता था, मैं शेरवुड कॉलेज में था जो कि नैनीताल में है, बोर्डिंग में, वहाँ जो एनुअल ड्रामा होता था उसमें मैं भाग लेता था। एक साल में भाग लिया तो मुझे बेस्ट एक्टर का उसमें पुरस्कार मिला, और अगले साल फिर उसमें मैं जो प्ले करने वाला था उसमें भी ऐसी उम्मीद थी कि मुझे फिर से बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा। लेकिन उसके 2 दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और भाग लेने से मुझे इनकार कर दिया। मैं 14 वर्ष की उम्र है, उस समय आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं वहाँ स्कूल के ही अस्पताल में था, और हम लोग माता पिता को बुलाते थे, फाउंडर्स डे होता था, माता पिता सब दिल्ली से आते थे, देखते थे हमारा कार्यक्रम। तो वो आकर के हमारे साथ हॉस्पिटल में बैठे, और उस दौरान बैठे जबकि मैं सुन सकता था कि नीचे प्ले जो है वो हो रहा है जिसमें मुझे भाग लेना था, और वो 3-4 घंटे वो मेरे से बस बात ही करते रहे, मन मेरा उधर न लगे। उस समय उन्होंने बहुत ही गुण की बात बताई कि देखो, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। और ये मेरी समझ में नहीं आता था कि मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तुमने कहा जो मन का ना हो इसका मतलब वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है, और वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए अच्छा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, पूरी रात निकल जाएगी बात करते। इसीलिए वो रिश्ता और अभिषेक के साथ आपका रिश्ता, यानी पिता के तौर पर। जब मैंने विवाह किया तो मैंने सोचा कि अगर यदि मुझे कभी पुत्र होगा तो वो मेरा मित्र होगा, और मैंने हमेशा अभिषेक को अपना मित्र माना है। और मैंने एक किताब में पढ़ा कहीं, शायद इमरान भाई को पता होगा, शायद पठानों में शायद मैंने ये किताब निकली थी पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पर ये बहुत ही अच्छी कहावत है कि जब बेटा जो है वो बाप के जूते पहन लेता है तब वो बेटा नहीं होता, उसका मित्र बन जाता है। और मैंने यही सोचा कि
तो अब वो मेरी पैंट कोट सब पहन लेते हैं और जूते भी पहन लेते हैं, मैं उनकी चीजें अब चुराता हूँ। तो मेरा रिश्ता उनके साथ एक मित्र का है और हमेशा रहेगा। बाबूजी के साथ ये रिश्ता अलग था, थोड़ा सा भय भी था, जैसे कि मैंने कहा, और लेकिन आगे चल करके बहुत ही घनिष्ठ हो गया रिश्ता। वक्त की बात है, कहाँ रही वो पीने वाले, कहाँ रही वो मधुशाला? इसी तरह समझ लीजिए आप। क्योंकि बाबूजी यहाँ सरकार में नौकरी करते थे, तो घर वर चलाने के लिए कभी कभी जो साधन थे वो पूरे नहीं हो पाते थे, तो रात बिरात वो कभी सम्मेलनों में जाया करते थे और वहां से 500-1000 रुपए कमा करके वो आते थे रात के 3। शर्मा जी संगीत निर्देशक थे उसके, वो एक ऐसी धुन सोच रहे थे रोमांटिक, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी एक धुन है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको, तो मैंने उनको वो धुन गा के सुनाई। उन्होंने कहा हाँ इसको। फिर मैं शमी जी के पास गया, मैंने कहा कि हम इस धुन को अपनी इस फिल्म के लिए लेना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल है। तब जाकर के ये नीला आसमान वो धुन बनी। सर गाने लायक हो नहीं सर, मैं जो लाला लाला कर दिए तो वो तो शुरुआत है, वही बात है। जी जनाब। एक सवाल कोई पूछना चाह रही थी। सर, आपके पिताजी की जो लेगेसी है वो तो हम सब देख रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि आप क्या लेगेसी छोड़ें अपने बच्चों के लिए? क्या छोड़ूं? क्या छोड़ के जाऊं, मैं समझ में नहीं आ रहा। आप चाहेंगे कि अभिषेक आपके डायलॉग्स बोले? नहीं आप ऐसा कुछ नहीं। आपके गाने गाएं? वो अगर इतना मान लें कि मैं उनके लिए एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा मित्र था, मेरे लिए इतना काफी। माइक का इंतजार। सर मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग में आपके परिवार के जो 4 सदस्य जिनको हम जानते हैं एज एक्टर्स, आप, जया जी, अभिषेक और आपकी बहू, इन चारों की बेस्ट फिल्म्स आपके नजरिए से, बिकॉज आपने बहुत सारी की हैं, बहुत बढ़िया मूवीज हैं, पर आपके नजरिए में बेस्ट फिल्म्स चारों इंडिविजुअल्स की आपकी कौन सी रहेंगी आपके काउंट में? सर मैं रात को वापस घर जा रहा हूँ मुंबई। सर मैं तो चारों और यहाँ के खाना खा के जाने नहीं वाला हूँ। सर मैं चारों की मांगी सर। ऐसा ना हो कि घर पहुंचो मुझे खाना ही ना मिले। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। We are all there to बहुत बड़ी support गुस्ताखी हो जाएगी मेरी तरफ से अगर मैं। सर we are all there to support that सर। सर आप घर पे नहीं होंगे ना? नहीं सर मेरी आवाज देख रहे होंगे सर, वो they must be watching it। जया की जितनी भी फिल्में हैं वो सब अच्छी रही। उनको चुनने का जो एक माहौल रहता है वो बहुत ही सुंदर रहता है। वो अगर उनको तसल्ली नहीं होती कहानी में तो वो फिल्म करती नहीं है। और जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं सब बहुत ही सुंदर रही हैं। चाहे वो मिली हो, चाहे वो अभिमान हो, पिया का घर हो, गुड्डी हो, सब बहुत ही अच्छी फिल्में रही हैं। ऐश्वर्या ने अभी गुजारिश जो कि ऋतिक के साथ की थी, उनका उसमें मुझे अभिनय अच्छा लगा। और अभिषेक की फिल्म गुरु जो कि मणिरत्नम ने बनाई थी, उसमें उनका अच्छा। मैंने बताया 3-4 फिल्में, कोई भी ले लीजिए, अभिमान ले लीजिए, मेरी अपनी फिल्म। माइक आए बड़ा मुश्किल है कहना सर। बेहतर रहेगा, नहीं तो सब बोलना चाहेंगे कुछ। सर हेलो सर, एक क्वेश्चन। जी ये भाई साहब भी हैं। आपकी एक बेहतरीन मूवी है शक्ति जी। अगर इसका रीमेक बने तो जो दिलीप साहब वाला रोल जो है वो आप करें, लेकिन आपका रोल कौन करे? सर मैं तो चाहूंगा कि रीमेक होना। सर नहीं, शक्ति हम आपको दिलीप साहब के रोल में देखना चाहते हैं सर। ये मेरे लिए मेरे फिल्मी जीवन और वैसे भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक क्षण था
जब मुझे अवसर मिला, मौका मिला कि मैं दिलीप साहब के साथ काम कर सकूं। जी सर, वो बहुत बढ़िया मूवी थी। बचपन से मैंने उनको माना है एक आइडल के रूप में, एक महानायक के रूप में। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो हमेशा होगा बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार। और उनके साथ काम करने का अवसर एक अद्भुत मेरे लिए एक अवसर था। और मैं नहीं चाहूंगा कि उसका रीमेक हो। ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी किरदार कौन निभाएगा, लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगा कि उसका रीमेक हो। जी जी। तो सर, उस समय आपका अनुभव कैसा रहा? और मुझे लगता है कि सर आपके जैसे व्यक्ति यदि राजनीति में आए तो बहुत अच्छा होगा सर, लेकिन आपने फिर राजनीति क्यों छोड़ी सर? जबकि उसके बाद आपकी जो पिक्चरें आई हैं और उसमें जो राजनीति एक पिक्चर भी थी सर, तो बहुत वास्तविकता से जुड़ी हुई मूवी थी। तो उस समय सर आपका क्या अनुभव रहा और क्यों आप उसमें कंटिन्यू नहीं किए सर? थैंक यू। मान्यवर, वो एक भूल हो गई थी मुझसे, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। राजनीति केवल एक भावुक अवसर था और उसमें प्रवेश करने के बाद पता चला कि राजनीति और भावुकता जो है ये अलग अलग है। इसीलिए मैंने वहां से हार मान ली, त्यागपत्र दे दिया और अब आपके सामने हूँ, वापस नहीं जाऊंगा। आपकी दिनचर्या होती क्या है? सुनते हैं कि आप कितने घंटे सोते हैं अमित जी? जी, आप कितने घंटे सो पाते हैं? इतनी दूर मुंबई से आपने मुझे ये बोला है, ये जानने के लिए मैं कितने हाँ जी, ये भी जानने के जितना जरूरी होता है उतना सो लेता हूँ। और जरूरी कितना होता है? बदलता रहता है कभी कभी। दो पंक्तियां कहना चाहूंगी आपकी। आपको सुनने के बाद आपके सारे संघर्ष, मैं दो पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी कि पत्थर जो चोट से टूट गया वो कंकर हो गया और पत्थर जो चोट को सह गया वो शंकर हो गया। थैंक यू। ये कुछ लोग वहाँ पूछ रहे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको भी पता नहीं हो। और वो इंफॉर्मेशन मुझे आज शाम को मेरे पिताजी आनंद नकोटिया जी ने बताई। उन्होंने बताया कि आपके आदरणीय पिताजी जब अजमेर आए थे तो पहली बार शाम को प्रोग्राम चालू हुआ खाना खाने के बाद कविता का, और सवेरे 5 बजे तक चलता रहा। उस जमाने में पहली बार ऐसा हुआ था भारत में। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम समझ सकते हैं कि सब जमाना बदल चुका है, अभी अभी जिक्र हुआ है उसका। सबसे पहले तो आज तक को धन्यवाद दूंगी अमित जी कि आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। मेरा नाम रागिनी नायक है और मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं। और मैं श्वेता की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आपका नाम लेते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो आती है कि इस सदी का महानायक, या आती है कि भारतीय सिनेमा का बेताज बादशाह। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जब वो कठिन समय आया, ABCL बंद करना पड़ा, मुझे लगता है कुछ आर्थिक रूप से भी उस समय संकट आया था और कई रोल्स की भी कहीं ना कहीं कुछ कमी हो गई थी, तो ऐसे समय में कोई एक ऐसी घटना हो जिससे आपको प्रेरणा मिली हो, या कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिससे सीख कर कुछ आपके हौसले बुलंद हुए हों? क्योंकि मुझे हरिवंश राय जी की वो 2 पंक्तियां तो याद हैं कि लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी से कुछ प्रेरणा मिली या आगे भी कुछ हुआ था जीवन? ये तो बहुत ही सांस्कृतिक रूप में आपने उसको बयान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये सत्य है कि उस जमाने में बहुत सारी संकटें आ गई थी। एक कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया हमने AB कॉप के नाम से, बहुत सारी उसमें उलझने आ गई, कर्जे हो गए, 90 से लेकर 100 केसेस हो गए हमारे खिलाफ, कुर्की लग गई घर पे और बैंकरप्ट हो गया था मैं। और कई
कई लोग आकर के जो लोग एक ज़माने में काम करना चाहते थे मेरे साथ, वो आकर के मेरे सामने गाली गलौज करते थे और धमकियां देते थे। तो ये सुखद तो अवसर हो नहीं सकता किसी के लिए, पर इन सब दुविधाओं से निकलने के लिए मैं कई बार सोचता था क्या करें, अभी इतनी सारी परेशानियां हैं। एक दिन मैं रात भर नींद नहीं आती थी, जागा रहता था। रात को सोचा कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं एक्टिंग करने आया था, मैं एक्टिंग ही करनी चाहिए मुझे। और अगले दिन मैं उठा और यश चोपड़ा जी मेरे घर के पीछे ही रहते हैं, और मैं चलकर उनके यहाँ गया। मैंने कहा कि यश जी, मेरे पास काम नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, मुझे काम चाहिए, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फिल्म मोहब्बतें में एक रोल दिया और धीरे धीरे वहां से फिर काम शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचना पड़ता है कि बहुत सारे काम जब बिखर जाते हैं ना, तो ध्यान भी थोड़ा बिखर जाता है। मैंने सोचा कि जो काम मैं सही कर सकता हूँ उसी को करूँ। मधुशाला की जो पंक्ति सुनाई थी वो यही है कि राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बहुत से लोग बताएंगे इधर जाओ उधर जाओ, ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है, लेकिन किसी एक रास्ते को अगर आप पढ़ के सीधे चले जाएंगे तो एक न एक दिन आपको वो मंजिल मिल जाएगी। अमित जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। आपको अपनी मिमिक्री पसंद आती है? राजू श्रीवास्तव बहुत कल से इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे यहाँ पर, और अपने हर सेशन में यहाँ पर वो एक बार जिक्र जरूर कर जाते थे कि अमिताभ जी आने वाले हैं, अमित जी आने वाले हैं। हर बार ये जिक्र होता था। अभी 2 लाइनें बोलकर बैठ गए। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ा तो बेस आए। मैं मशीन के जरिए बेस बढ़वा लेता हूँ, क्योंकि अंदर से नहीं है। सर, वो आपकी सारी फिल्में बहुत बार देखी हैं, और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूँ, क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहाँ। अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, वो उसको गेट कीपर को कुछ पैसे दे देती थी, वो बता देता चौथा है, चौथा बाएं से चौथा बैठा है। वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं खाने के लिए हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो। फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा, अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। आज एक मैंने सीन किया था कि त्रिशूल फिल्म में जब उस पे बात हो चुकी है हम लोग। त्रिशूल एक कॉकटेल सेक्शन में ज्यादा रहे हैं, तो त्रिशूल में वो सीन था कि आप बिल्डिंग खरीदते हैं और इफ्तिखार बिल्डर हैं, उनसे खरीदते हैं, तो ज्यादा पैसे आप दे रहे हैं उस बिल्डिंग के, उसकी कीमत से ज्यादा दे रहे होते हैं। तो वो इफ्तिखार कहते हैं, विजय विजय माफ कीजिए, आप अच्छे, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। फिर आप कहते हैं, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, बिजनेस करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 5-10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे देता। ऐसी तो पूछते हैं, ऐसी क्या खास बात है इस बिल्डिंग में? डॉक्टर साहब, ये बिल्डिंग जब बन रही थी तो मेरी माँ ने इसमें मजदूरी की है, सर पे ईंट और पत्थर ढोए हैं। फिर इसके आगे मैंने जोड़ा है जो फिल्म में नहीं था, विजय वो आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? जी क्यों? नोएडा में 2-4 बिल्डिंगें मेरी और शुरू हो रही हैं। थैंक यू।
कभी कभी देखकर डर लगता है कि आपको गुस्सा तो नहीं चढ़ता। आपकी इतनी मिमिक्री हुई है, इतने कलाकारों ने, जैसा राजू जी ने कहा कि अमिताभ खिला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम और कितने लोग। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा मिमिक्री आर्टिस्ट होगा जिसने आपको नहीं किया होगा। अमिताभ बच्चन, और एक से बढ़कर एक डायलॉग्स आप कंजूसी से सुना रहे हैं कुछ। यहाँ से इतनी सारी फरमाइशें आ गई थी हर तरफ से। अभी तो सुना है कभी कभी। इसके लिए माइक चाहिए होगा या क्या करूँ? इसी से करूँ। विजय दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन 9 घंटा चले हुए। ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। इस दुनिया में बिगड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया हो गया ऊपर। मालूम क्या कहना चाहते हो तुम? कि हमारे मौत का वक्त मुकर्रर है। मुझको मालूम है कि कौन सा समय मुकर्रर है। ये देखो, आज रात 6 बजे मौत के साथ अपना पिंड भेजी। इतनी सारी फरमाइशें हो गई तो फिर अमित जी, दरअसल ऐसे ही अगर आप टॉप 10 बनाने की कोशिश करें तो वो टॉप 100 पर जाकर टॉप 10 खत्म होगा। पैदाइश हुई है वहाँ की और सभी कुछ याद है। सब जगह। मैं पैदाइश के बाद 14 वर्ष वहाँ रहा, उसके बाद दिल्ली आ गया। वहाँ का स्कूल याद है, बॉयज हाई स्कूल, सेंट मैरीज कॉन्वेंट। जी अच्छा। और सबसे पहले हमारी भर्ती हुई थी वहाँ सेंट मैरीज कॉन्वेंट में। फिर क्योंकि वहाँ महिलाएं पढ़ती थी तो जितने भी लड़के थे उनको निकाल दिया गया। फिर हम लोग गए बॉयज हाई स्कूल में। बाबूजी ने कभी जात पात में विश्वास नहीं किया। और मैंने अभी उनकी कथा बताई थी कायस्तों के बारे में, तो उन्होंने कभी जी अच्छा उन्होंने कभी भी जात पात में विश्वास नहीं किया। और जब मुझे स्कूल में भर्ती करने का समय हुआ तो जब उनसे पूछा गया कि आपके बेटे का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा इसका नाम अमिताभ है। उन्होंने कहा नहीं सर ने बताइए। तो पहली दफा उन्होंने अपना जो नॉन डिप्लोम कहते हैं कवियों का नाम होता है बच्चन, उसको उन्होंने सरनेम बनाया। और तभी वो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। जात का नाम कभी नहीं दिया, क्योंकि जैसा कि सब लोग जानते हैं सरनेम से जात का पता चलता है। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया उसमें। तो मैं पहला व्यक्ति था अपने परिवार का जिसने बच्चन नाम जो है पीढ़ी का नाम। और उसके बाद ये उपनाम, इस उपनाम का मतलब ही हो गया, यानी अभिनय है, बच्चन लगा है तो महानायक ही हो सकता है। मैं तारीफ करूंगी आपकी, चाहे आप कितनी भी आपत्ति कर रहे हैं। बहुत एम्बैरेसिंग है ये हमारे लिए। लेकिन क्या करें, शब्दों को निकलना पड़ता है। दरअसल जिक्र इतने सारे आपके डायलॉग्स का हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कविता से अलग उतना खूबसूरत कुछ सुनाई देता है। शायद मैं शब्दों में उलझ रही हूँ। ये सुनने में आता है कि आपके पिताजी भी जितने प्रशंसक होते थे वो कोशिश करते थे कि सबसे, अभी कोयल ने आपसे पूछा कि क्या आप लेगेसी छोड़कर जाएंगे, आपने उसे मजाक में टाला जरूर, लेकिन वो जब उस वक्त की जब बात आती है तो बताया जाता है कि जितने प्रशंसक होते थे वो कोशिश करते थे कि सबको उनकी प्रशंसा का जवाब दे दिया जाए। आपने भी ये कोशिश अपनी कायम रखी थी। अब तो संख्या इतनी बढ़ चुकी है, सैलाब आ चुका है।
ये भी एक संस्कार है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने भी हम लोग हैं अपने माता पिता से जितने भी संस्कार मिलते हैं उन्हीं का हम पालन करते हैं और वो एक धरोहर है जिसको हम कभी भूल नहीं पाते। जो बातें हम अपने बचपन में सीखते हैं, जो बड़ों ने हमें सिखाई है, उनको हम हमेशा सारी जिंदगी रखते हैं और फिर हम चाहते हैं कि जो हमारी संतान है वो उन तक पहुंचे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जैसे कि मैंने बताया, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं। विल पावर बाबूजी का बहुत तेज था और एक मुझे बात याद आती है उनकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बायोग्राफी लिखी गई थी अंग्रेजी में। उस लेखक का नाम था माइकल पीशर। पंडित जी चाहते थे कि ये इसका अनुवाद हिंदी में हो। उन्होंने बाबूजी को बुलाया और कहा कि इसका आप अनुवाद कीजिए और 3 महीने का समय है आपके पास, क्योंकि मैं अपने जन्मदिन जो कि 14 नवंबर को है उस दिन मैं इसको प्रकाशित इसका विमोचन करना चाहता। तो समय बहुत कम था और काम बहुत भारी था, तो बाबूजी दिन रात उसमें लगे रहते थे काम में। और उनका जो कमरा था लिखने का, उसके बाहर उन्होंने एक पेंटिंग टांग दी और कहा जब भी ये पेंटिंग लगी होगी इसका मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता है, डिस्टर्ब मत करना। और 18-18, 20-20 घंटे वो उस कमरे में रहते थे, काम में लगे रहते थे। मुझे एक दिन लगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया है, जाकर के पता करना चाहिए। तो एक दिन मैं अंदर गया तो देखा कि वो एक प्याला था, एक डोंगा रखा था, उसमें गर्म पानी था, उसमें अपना बाएं हाथ उसमें उसको डुबो करके उसको सहला रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे बाएं हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए उसको मैं गर्म पानी में रखा हुआ है। कैसे हो गया? कहने लिखते लिखते हाथ से वो लिखता हूँ ना, तो 20-20 घंटे काम करूंगा तो जाहिर है दर्द होगा। मैंने कहा लेकिन आप तो लिखते दाहिने हाथ से, बाएं हाथ में कैसे हो रहा है दर्द? कहा नहीं, सही कहा तुमने, वो लिखते लिखते मेरे दाहिने हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे ये काम पूरा करना था इसलिए मैंने इस दर्द को अपने विल पावर से बाएं हाथ में डाल दिया है और मेरा बाएं हाथ दर्द कर रहा है इसलिए मैंने उसे गर्म पानी में रखा हुआ है। तो काम न रुके, काम पूरा होना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं उनके। और इसीलिए काम न रुके। आपने इतना सारा वक्त हमें दिया है, हमारे बीच बैठे हैं यहाँ पर, सब इन यादों को लेकर अपने साथ जाएंगे, लेकिन आखिर में अगर मधुशाला की चंद पंक्तियां हो जाएं, उसी के साथ उसी नोट पर हम खत्म करना चाहिए। जितना हमने पढ़ दिया उसको काफी था। काफी तो कभी नहीं होगा। और कोई एक और कविता पढ़ देता हूँ, चलिए इसमें हो गया। हाँ जी, कुछ मांगना चाहते हैं? सोच समझ कर मांगिएगा भाई साहब जी। अरे सर, शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। ये कविता है जो बीत गई सो बात गई। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कैसे होगा। बाबूजी ने लिखा कि जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर पूछो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया
तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले, टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वो मधु लूटा ही करते हैं। वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। बहुत आभार आपका, बहुत आभार आपका। आप आए यहाँ पर, एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, और उसके लिए मैं प्राइज ग्रुप के CMD मिस्टर राहुल गौड़ और डायरेक्टर मिसेस नवनीत गौड़ को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। तालियां वो पूरा प्यार दिखाएं जो अमित जी के लिए आप सब महसूस करते हैं। We request all of you, प्लीज अपनी जगह पर सब लोग रहे। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बाबूजी ने कभी मदिरा पान नहीं किया, तो बहुत से लोग आश्चर्य होते थे कि आप शराब पीते नहीं तो मधुशाला कैसे लिख दिया आपने। और काफी इसका विरोध भी हुआ उस जमाने में। ऐसा विरोध हुआ कि मधुशाला जो है वो जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, इसको गुमराह कर रही है। और बात होते होते ये गांधी जी तक भी पहुंच गई, महात्मा गांधी जी के साथ। तो गांधी जी ने बाबूजी को बुलाया और कहा, पढ़ो क्या लिखा है तुमने। तो उन्होंने पढ़ के सुना। उन्होंने कहा इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो बच गए बाबूजी, उन्होंने कहा। लेकिन ये बात उनको कई बार आती रहती थी कि आप पीते नहीं है तो कैसे लिखते हैं आप। तो बाबूजी ने अपने एक संस्करण में परिशिष्ट में लिखा है उन्होंने कि अचानक उनको याद आया कि वो कायस्थों के कुल में पैदा हुए थे। कायस्थ जात होती है, पता नहीं आप में से कोई हो यहाँ पर। तो कायस्थों के कुल में पैदा हुए जो कि पीने के लिए बहुत मशहूर थे और प्रसिद्ध थे। और पृथ्वीराज चौहान जब अंधे किए गए और शाहबुद्दीन गौरी के दरबार में उनको लाया गया, अंधे होकर के उनको शब्द वेदी बाण चलाने की जब बात हो रही थी, तो उस समय चंद बरदाई जो कि दरबार में थे, उनकी एक रोसो छपी थी, जिसमें एक छप्पे में उन्होंने बयान किया था कि अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए, अलग अलग जाति के लोगों को अगर प्रधान बना दिया जाए तो उनका व्यवहार कैसा होगा। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसे मन से उन्होंने सोचा कि अभी याद नहीं क्या था वो रासो, कि क्षत्रिय होए प्रधान खाए खंडव दिख रहा है। क्षत्रिय को अगर आप प्रधान बनाएंगे देश का तो वो खाएगा और खंडव यानी तलवार दिखाएगा। साहु होए प्रधान भरे घर राज थमावे,
बनिया को अगर बनाएंगे आप प्रधान तो वो अपना घर भरेगा और राज किसी और को थमा देगा। और कायत होए प्रधान हो निसी रहे पियन तो दिन भर जो है वो पीता ही रहेगा कायस। तो वहां से उन्होंने लिखा कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। फिर मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने लिखा था, थोड़ी सी गंभीर है वो बातें, यम के ऊपर कि यम आएगा साकी लेकर हाथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर पाएगा सुरावी सुध ये मतवाला, ये अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। हमारे यहाँ जब मृत्यु होती है तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी लिखा है कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, तुलसी मेरे होंठ पे मत रखिएगा, प्याला रख दीजिएगा। और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, गंगा जल की जगह हाला रखिएगा। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। और मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हो हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते, दे मुझको वे कंधा जिनके पद मद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृत का पर प्याला, घंट बंधे अंगूर लता पर मध्य न जल हो पर हाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी थॉट था उस जमाने में। नहीं तो गुनगुना नहीं पाएंगे सर। बता देता मधुशाला। दरअसल मुझे भी, लेकिन कुछ अंश आपको देखकर भी भूल सकते हैं लोग, लेकिन सब जो यहाँ पर आपको जुबानी सुना रहे हैं कि मधुशाला याद है, लेकिन अमिताभ बच्चन के सामने जब उन पंक्तियों को सुनते हैं तब उसका एहसास दोगुना हो जाता है। दरअसल बात यही है, यही बात है। मधुशाला बहुत ही प्रचलित रही, लेकिन बाबूजी का काम जो है वो तो आप जानते हैं बहुत ही विस्तार में था। पढ़ाते थे इंग्लिश लिटरेचर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और लिखते थे हिंदी में कविता। और पीएचडी भी उन्होंने किया था कैम्ब्रिज से 1952-54 में। शायद वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कैम्ब्रिज से पीएचडी की। W.B. येट्स जो कि आयरिश बहुत ही प्रख्यात कवि हैं, उनके ऊपर W.B. येट्स एंड ओकल्टिज्म, येट्स ओकल्ट में बहुत मान्यता रखते थे, उसके ऊपर उन्होंने शोध किया था।